आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। डे 4 है हमारा क्रैश कोर्स का। और गॉस थ्योरम क्या होती है उसको समझने से पहले हमको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल है इसका, ऐसे करके लिखा जाता है, फाई और छोटा सा ई लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सिंबल है इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a closed surface। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर कोई सरफेस है इस तरह से रखा हुआ यूं। ठीक है, ये सरफेस है, इसको इमेजिन करिए ऐसे, ये सरफेस है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास कर रही हैं उसको हम फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करने का जो तरीका है इसका वो ये है, सिंपल से इसका फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी इनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट डी ए और इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये इसका फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। अब यहाँ पे ये जो साइन बनाया है इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन हमें करना है और क्लोज्ड का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी लूप है वो, जो भी सरफेस है आपका, वो क्लोज्ड होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ओपन होगा तो हमारा जो फ्लक्स आएगा वो गलत आएगा। जो मैंने सरफेस जो बनाया है वो कहीं से भी ओपन नहीं है, देखिए हर तरफ से क्लोज है। ठीक है, और इंटीग्रेशन का तरीका मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। अंदर जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए ओपन होके आ जाता है ई डी ए कॉस थीटा। ये आपने पढ़ा होगा, वेक्टर्स में एक फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ये वही है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है, डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है और थीटा एंगल ये है। किसके इसके बीच का एंगल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए यानी कि एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ये जो डी ए लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी एरिया का, जैसे मान लो मेरे पास ये एरिया है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दिस इज कॉल्ड डी ए वेक्टर और इसके पास जो एरिया है वो डी ए ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एरिया वेक्टर और डी ए का मतलब। ठीक है, अब अगर हमारे पास यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे हम लोग पैरेलल बना लेते हैं, बन गई यूनिफॉर्म। तो ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मान लो कोई लूप है, ठीक है, फिर से मैंने वैसे ही बना दिया, ठीक है। पहले लूप बना लेते हैं। तो हमारे पास मान लिया ये एक लूप है और इसमें से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है जो कि यूं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग एरिया वेक्टर कैसे, फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। देखिए, फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमको काम ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले छोटा सा एरिया को एक लेना पड़ेगा। तो मान लो मैंने छोटा सा एरिया ले लिया और ये इतना छोटा है कि इसका एरिया DA हम लोग लिखेंगे। तो DA इज़ द एरिया विच इज़ कट फ्रॉम द टोटल एरिया, ठीक है। अब इस एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस एरिया के परपेंडिकुलर मान लो ये लाइन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम एरिया, जो भी सरफेस होगा उसके जो परपेंडिकुलर होगा उसी को हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया। अब ये जो एरिया वेक्टर है ये हमारे ये एरिया वेक्टर है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है थीटा, इस एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। एरिया वेक्टर के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल होता है उसको कंसीडर किया जाता है। अब हम इतने छोटे से एरिया का निकालेंगे। हमने इतना छोटा सा किया ही इसलिए था ताकि हमारा थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। हम लोग जो कट करते हैं तो कट हम लोग ये मान के करते हैं कि उतने से छोटे से एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा दोनों कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम इतने से एरिया में क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारा फॉर्मूला होगा EDA cos थीटा। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा तो हमने कांस्टेंट मान के रखा है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब मुझे इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा? सिर्फ DA का, ठीक है। इंटीग्रेशन को करना पड़ेगा सिर्फ DA का। तो ऐसे जितने भी हम लोग DA यहाँ पे लेंगे, जितना भी एरिया लेंगे हम लोग, वो सबको ऐड करना ही DA होता है। तो इसका जो टोटल एरिया होगा वो हम लोग लिख लेंगे। तो इसका टोटल एरिया तो A आने वाला है। मान लो इसका एरिया A है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया तो A ही आएगा। तो हमारा हो जाएगा EA cos थीटा, सॉरी थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है, हमें याद रखना है, ठीक है। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो यही है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमको पढ़ना हो तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद करने से हमारा काम चल जाएगा, हमें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भी, ठीक है। तो ये तो हो गई फ्लक्स की बात। अब आते हैं एरिया वेक्टर पर, तो सॉरी गॉस थ्योरम पर। एरिया वेक्टर तो मैंने बता दिया आपको। अलग से पढ़ना हो तो एरिया वेक्टर आपके बुक में लिखा होगा एरिया वेक्टर के बारे में डिटेल में। उसमें कुछ स्पेशल ऐसा होता नहीं, सिर्फ यूनिट वगैरह के बारे में लिखा होगा। गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं। गॉस थ्योरम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, गॉस ने ये बोला है कि मान लो हमारे पास कोई सरफेस है, ये क्या है? एनक्लोज्ड सरफेस, ठीक। कैसा? एनक्लोज्ड सरफेस। एनक्लोज्ड सरफेस का मतलब समझिए कि वो ये 3D बॉडी है, ठीक है, जो कहीं से भी ओपन नहीं है, मतलब कहीं से भी खुली भी नहीं है, और इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है। मान लो ये चार्ज है Q,
तो चार्ज जो क्यू रखा हुआ उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस इनक्लोज सरफेस एरिया को, इनक्लोज सरफेस को क्रॉस करती हुई जाएंगी। तो यहाँ पे एक फ्लक्स आएगा, इस पूरी बॉडी में एक फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात इन्होंने की है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी enclosed surface is equal to the net charge inside the surface times of 1/ε0। ठीक है, क्या हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस टाइम्स ऑफ 1/ε0। कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सिंपली नेट चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1/ε0 से, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ये बताया है किसने? आपके गॉस ने। ओके, अब ये जो इन्होंने बताया है तो इसको तो हम गॉसेस थ्योरम बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इसके बराबर होता है, E.dA, और गॉस साहब बता रहे हैं ये, तो इसका मतलब ये भी सही होगा। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है, तीनों का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इसी की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो अभी से माइंड मेकअप हो जाएगा इस बात का कि इस चीज़ को यूज़ करके, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.dA इज इक्वल टू द Q/ε0, इसको यूज़ करके हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी उसको हम इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हम लोगों ने पीछे सीखा था, लेकिन वो पॉइंट चार्ज के थ्रू था, वो किसी बॉडी के थ्रू नहीं था। तो हम लोग बॉडी के थ्रू फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए गॉस ने हमको सिंपल सा एक लॉजिक दे दिया, फायदा एक थ्योरम दे दी, जिसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी बॉडी के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग इसकी हेल्प से, इसके एप्लीकेशन से फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज बॉडी से। अब बात आती है कि पहले तो इसका एक छोटा सा प्रूफ होता है, प्रूफ आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रूफ आप कैसे भी कर सकते हो। मान लिया हमने यूनिफॉर्म बॉडी, मान लिया हमने कि मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर चार्ज रखा हुआ है +q और इसकी रेडियस है r, इस स्फीयर की रेडियस। ठीक है, ओके, तो हमें इसको प्रूफ करना है। अब इसमें से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल रही होगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। चलिए मैं बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, ऐसी, बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, बाहर निकल रही होगी। क्यों? क्योंकि भाई चार्ज रखा हुआ उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी बाहर ऐसे, इसमें फ्लक्स आ रहा होगा। अभी जो फ्लक्स आ रहा है इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला E.dA। तो उसके लिए हमको DA चाहिए पहले, तो हम लोग DA बना लेंगे। मान लो हमने यहाँ पे कोई छोटा सा एक एरिया कट कर लिया यूँ, तो
तो ये छोटा सा वो एरिया है जिसको मैंने कट किया, इसका एरिया DA है। अब इसका हम लोग बनाएंगे एरिया वेक्टर। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो सीधे इसके परपेंडिकुलर होगा यूं, दिस इज एरिया वेक्टर। अब जो परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। हम लोग जानते हैं कि स्फीयर के केस में जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सेंटर से आता हुआ महसूस होता है। ये तो सेंट्रल लाइन से ये ऊपर आ रही रेडियल लाइन है ये, और ये DA वेक्टर है। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझें कि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दूसरी चीज़, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऐसी ही आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और DA वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से फ्लक्स निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू EDA cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा EDA का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मुझे सिर्फ EDA का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी तरीके से DA को लेते हैं। हम लोग DA को इसीलिए इमेजिन करते हैं ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा कांस्टेंट हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट मान लेंगे, और इंटीग्रेशन मुझे करना है किसका? सिर्फ DA का। अब DA का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा ये। तो ये पूरा का पूरा एरिया किसका? स्फीयर का। स्फीयर का एरिया मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का फार्मूला आप लोग को पता होगा, होता है 4πr का स्क्वायर। ये सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय दिस फार्मूला। अब इसमें बता के रखा है इन्होंने कि दिस शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज। नेट चार्ज उसमें कितना था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वल में कर दिया। हमको निकालना क्या है? ओह सॉरी, हमें प्रूफ करना था। तो हमें क्या करना है? ये जो फ्लक्स निकाला है, इस फ्लक्स में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है इस पॉइंट पर, यानी कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सोच के समझिए। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या है? तो आप कहेंगे R है। अगर डिस्टेंस R है तो R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इनटू 4πr स्क्वायर। ये था 4π से 4π कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया है फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा सा प्रूफ हो गया इनका। ठीक है, ऐसे ही हम लोग प्रूफ कर लेंगे। अब ये तो हो गई गॉस थ्योरम। अब इसके हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, अब इसके देखिए एप्लीकेशन। तो हमारे पास एक लेंथ होगी जिसमें चार्ज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फाइंड करनी होगी। हमारे पास एक प्लेट होगी जिस पे चार्ज होगा। हमारे पास एक स्फीयर होगा जिस पे चार्ज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें जितनी बॉडीज हम लोगों ने पढ़ी थी उन तीनों बॉडीज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो हम लोग को फाइंड आउट करनी होगी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो पहली हमारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite length of charge। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज। हमारे पास ये एक लेंथ है जिसमें इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, अब क्योंकि इनफाइनाइट है तो आप सोच सकते हो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हमें नहीं पता। अब इसमें जो चार्ज है वो मान लेते हैं कि चार्ज Q है, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। लैम्डा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा है। ये गिवन होती है, लैम्डा गिवन होगा। अब इस चार्ज से
आर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कोई पी पॉइंट है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, बता लेंगे। कैसे बताएंगे? हेल्प लेके बताएंगे, किसकी? गॉस की। अब गॉस ने देखो बताई अपनी थ्योरम, और उस थ्योरम में कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक सरफेस, ठीक है। अब उस सरफेस के लिए क्या है कि उस सरफेस के लिए कंडीशन ये है कि ऐसा सरफेस आपको इमेजिन करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा सरफेस इमेजिन करना है। और वो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? सिंपल तरीका ये, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट करने के लिए आपको डिस्टेंस हमेशा सेम लेनी है, मतलब आर होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे आर डिस्टेंस होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। तब उससे जो आप सरफेस इमेजिन करेंगे वो आपका गॉसियन सरफेस कहलाएगा। तो अगर आप सोचिए कि ये आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे जहाँ पे आर डिस्टेंस होगा, और वो इस तरीके से क्या बनाएगा हमारे पास? वो हमारे पास बना देगा एक सिलेंडर, इस तरह से ये बन रहा है एक सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर में अगर आप देखेंगे तो इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर है मतलब इसका इधर भी डिस्टेंस आर है, इधर भी डिस्टेंस आर है, पीछे भी डिस्टेंस आर है, हर जगह डिस्टेंस क्या है? आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, लेट अस अज्यूम अ गॉसियन सरफेस Gaussian surface in the shape of, शेप भी लिखना पड़ेगा हमें, तो इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के शेप का हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। आगे और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा आर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने लैंग्वेज लिख दी, जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे लैंग्वेज लिख देंगे। क्या मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स तो बड़ी सिंपल है, हमें काम क्या करना है? हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? हमें डी ए को एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दो सरफेस हैं तो दो डी ए होंगे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि ई डॉट डी ए निकालना है, बस इसको याद रखना है। हमें निकालना है ई डॉट डी ए, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब यहाँ पर दो तुम्हारे पास सरफेस है, एक सरफेस है ये वाला जिसमें अगर हम एक कट लगा दें, ठीक है, तो ये उसका डी ए वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बनाना सीखी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, यूँ ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं होगी, सारी की सारी ऐसे ही होंगी हॉरिजॉन्टल। आप बना चुके हैं पीछे, मैंने बनाना आपको बताया था, ठीक है। तो अगर इस केस में हम लोग देखें तो यहाँ पर डी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। लेकिन एक सरफेस ऊपर भी है, एक सरफेस नीचे भी है, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर मैंने यहाँ पे मैंने डी ए लिया तो इसका एरिया वेक्टर आएगा यूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड है यूँ, तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सेम यहाँ पे भी एंगल बनेगा 90 डिग्री नीचे। तो यहाँ पे 3 सरफेस को हम लोग लिखेंगे, और जब भी हमारे सरफेस अलग अलग हो जाएंगे तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर देंगे। यानी एक सरफेस हम लोग लिखेंगे कौन सा? टॉप वाला, उसके लिए ई डॉट डी ए लिखेंगे अलग से, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हमारा बॉटम वाला हो गया, उसके लिए ई डॉट डी ए लिखेंगे, फिर लास्ट में हमारा कर्व्ड वाला हो गया, तो यहाँ पे कर्व्ड वाला लिख देंगे, कर्व्ड ई डॉट डी ए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप किसी सरफेस को इस तरह से लिखेंगे, यानी यहाँ से इसके आगे बढ़ेंगे, तो क्लोज्ड वाला जो साइन था वो हटा देंगे, क्योंकि आपने क्या किया? इस सरफेस को अलग अलग करके पढ़ रहे हो, अलग अलग करके स्टडी कर रहे हो। तो अब ये क्लोज नहीं रहा यहाँ पर जाके, ये सिर्फ स्टडी करने के लिए क्लोज नहीं रहा, ठीक है। एक्चुअल में वो क्लोज नहीं, क्लोज ही है। अब यहाँ पर देखिए टॉप पर हमारा जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, बॉटम पर जो हमारा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, और टॉप जो कर्व्ड सरफेस पर जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ मैंने एंगल सबके अलग अलग लिख दिए।
तो अगर इसमें 90 डिग्री है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है ई डी ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90। इसी तरीके से ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। अब कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये दोनों तो हो गए 0। हमारे पास बचा सिर्फ ये जिसकी वैल्यू हो जाएगी ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा जो ई डॉट डी ए आया है दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और उसमें हम लोगों ने मान रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा डी ए का। कौन सा डी ए? कर्व्ड सरफेस वाला डी ए। ठीक है, ध्यान रखना है कर्व्ड सरफेस वाला डी ए है। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस जो होता है, उम्मीद है आपको आता होगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, अगर हम इसकी लेंथ को मान लें, लेंथ मुझे माननी पड़ेगी कर्व्ड सरफेस निकालने के लिए, लेंथ मान लेते हैं एल, यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल है। सिर्फ सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, पूरे वायर की बात नहीं हो रही, सिर्फ सिलेंडर जो हमने इमेजिन किया उसके लिए लेंथ एल है। तो हमारा हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। फॉर्मूला हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, ये होता है फॉर्मूला, तो हमने वही लगाया 2 पाई आर हाइट की जगह पे एल। तो ये हमारा हो गया ई डॉट डी ए, और ये किसके बराबर होने वाला है? नेट चार्ज। चार्ज कितना हम मान लेते हैं? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें Q निकालना पड़ेगा। Q कैसे निकालोगे? ठीक है, पहले तो इसको लिख लेते हैं, फिर Q निकाल के बताते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। ये आया मेरे पास, Q को मुझे निकालना पड़ेगा। Q कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि हमारा जो लैम्डा होता है वो Q अपॉन लेंथ के बराबर होता है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। लीजिए आ गया, तो ये हो गया लैम्डा इंटू एल, और नीचे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट है, एल से एल चला गया। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना हो, इसी को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, दैट विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे आर कैप लगा दीजिए, बस काम खत्म। न्यूटन पर कूलम, ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और डेरिवेशन भी पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा एक ट्विक आपको बता रहे हैं हम कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, इसमें देखिए नीचे 2 है और हम लोगों को इसकी वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। 2 की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग काम ये करेंगे, 2 से नीचे डिवाइड, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹, और ये 2 लैम्डा अपॉन आर। इससे हमारे न्यूमेरिकल में आसानी होगी, बस और कुछ नहीं होना है एक्स्ट्रा, इस न्यूमेरिकल के लिए बताया है। ओके, तो ये हमारा हो गया अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो तो। अब अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी सरफेस में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट एरिया ऑफ प्लेट, कोई हमारे पास प्लेट है, मतलब सरफेस है, प्लेट बोल रहे हैं यहाँ पे उसको, इनफाइनाइट एरिया की। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से प्लेट है, मान लो। इनफाइनाइट का मतलब ये इसका लेंथ और ब्रेथ वो हमें नहीं पता है, तो इनफाइनाइट है, बना सिर्फ इतनी सी है। इसमें इस तरीके से चार्ज है चार्ज इस तरह से है, तो मान लेते हैं चार्ज Q है और इसकी डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस प्लेट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, R डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम काम क्या करते हैं, इस प्लेट को अगर इधर से देखेंगे ऐसे सामने से,
तो हमें सिर्फ एक लेंथ दिखाई पड़ेगी यूँ ऐसे, और इस प्लेट के दोनों तरफ चार्ज है। सरफेस पे हमेशा दोनों तरफ होता है चार्ज, इधर भी है इधर भी है। और किस तरह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इस तरह से होती है। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो ये मान लेते हैं आर डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। कैसे बताएंगे? तो हमने बताया था कि हमें गॉस थ्योरम लगानी है, और गॉस थ्योरम के लिए क्या है, हमें एक ऐसा सरफेस इमेजिन करना है जहाँ पर डिस्टेंस हर पॉइंट की क्या होनी चाहिए, सेम, ताकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे आप जितने भी डिस्टेंस लेंगे उससे आपको मिलेगा इस तरह का एक शेप। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा एक सर्कुलर पार्ट, जैसा इधर मिला है वैसा ही इधर भी मिलेगा, यूं सेम डिस्टेंस पे हो। तो ये हो गया मेरे पास सेम डिस्टेंस पे, सही नहीं बना है, सही से भी मुझे बनाना पड़ेगा, सही से बनाते हैं। ठीक है, मेरे पास ये लेंथ है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो वो कुछ ऐसा बनेगा यूं। इसी तरह से पीछे बनेगा, ठीक है। ये एक्चुअल में सिलेंडर है, लेकिन ये सिलेंडर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो यूं, ये यूं बना हुआ है, ठीक है, यूं बना हुआ, सेम इसी तरीके से पीछे भी जाएगा, ठीक है। तो ये यूं बना हुआ है, यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो ये सिलेंडर ही है, बस ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, और इसमें लिखा भी सेम ऐसे ही जाएगा कि हम लोग गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। लेट अस अज्यूम अ सरफेस इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा आर कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं सब इस तरफ की है, ठीक है, लेकिन सरफेस दो हैं, एक सरफेस तो ये है, ठीक है, और एक सरफेस ये है हमारा। यहाँ पे मैंने अगर DA लिया तो यहाँ वाला DA जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा 0 डिग्री, और यहाँ वाला जो DA है वो एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई, सेम काम यहाँ पे भी यही होगा। यहाँ वाला जो DA होगा वो एंगल बनाएगा 0 डिग्री, और यहाँ वाला जो DA होगा वो एंगल बनाएगा 90 डिग्री। बस एंगल याद रखिएगा, काम बन जाएगा। तो हमें निकालना है ये E.DA। कितने सरफेस हुए हमारे पास? देखिए हमारे पास कर्व्ड सरफेस 2 हैं, और जो टॉप और बॉटम है वो एक है। तो कर्व्ड सरफेस 2 हैं, तो उसको हम 2 टाइम्स करके लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस, E.DA प्लस ये वाला है एक सर्कल, ठीक है, इसको हम सर्कल लिखे दे रहे हैं। ये भी 2 ही हैं, तो इसको भी 2 टाइम्स करके लिख सकते थे, एक इधर वाला एक इधर वाला है तो 2 ही, तो E.DA इसमें भी लगा दिया हमने, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा E.DA cos 90। कर्व सरफेस में देखिए एंगल कितना बन रहा है 90,
और जो सर्कुलर वाला पार्ट है उसमें एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। तो ये हो गया cos 0। अब cos 90 वाला तो ख़त्म हो गया, वो तो पूरा 0 हो जाएगा। ये वाला मेरे पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ई डी ए। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो 2 टाइम्स ऑफ ई डी ए आया है, जिसमें से ई को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी ए का। और कौन सा डी ए? ई सर्कुलर वाला पार्ट। ठीक है, ये सर्कल वाला पार्ट। अब इसका एरिया हम फिलहाल के लिए ए मान लेते हैं। इसका एरिया फिलहाल के लिए हम लोग क्या मान ले? ए। तो ये हो जाएगा 2e इंटू ए। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये किसके बराबर होने वाला है? नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज हम लोग को निकालना पड़ेगा, चार्ज अभी बाद में निकालेंगे, पहले इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये भी एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रख सकते हैं, ये भी न्यूमेरिकल में हमको बहुत हेल्प करता है ये फॉर्मूला। ठीक है, वरना इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। हमें निकालना क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, क्या होगा? क्यू अपॉन एरिया। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा इंटू एरिया। वैल्यू रख देते हैं, तो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ए से ए चला गया, मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी। और इस फार्मूले में खासियत ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी इनफाइनाइट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू ये होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर जो हम लोगों ने लेंथ में निकाला था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रही थी। देखिए इसमें आर आया था, ये आया था आर, लेकिन इसमें आर नहीं आया, इसमें डिस्टेंस आया ही नहीं। अगर इसमें डिस्टेंस आया ही नहीं, इसका मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको याद रखना है, ये हमारे लिए आगे भी काम आएगी। ओके, अब हमारा तीसरा एप्लीकेशन एक बचा हुआ है जिसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए हम लोग क्लास खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। ओके, हमारे 3 टॉपिक कवर होने थे, कवर हो चुके हैं। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग बाकी जो बचा हुआ उसको देखेंगे। ओके।